पाचन तंत्र नई यूनिट है, अगले है पाचन तंत्र। जेनेटिक कंप्लीट हो गई थी जूलॉजी में। पाचन तंत्र में पूरा जो है वो आहार नाल का अध्ययन किया जाएगा। किसका? आहार नाल का अध्ययन किया जाएगा। तो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी। इसमें क्या क्या होती है? अंतर्ग्रहण, हम कोई भी चीज़ अंदर खा लेते हैं। पाचन में जो है वो पाचक ग्रंथि भी होगी और पाचक रस भी होगा। पाचक ग्रंथि के रूप में लार होगा, यकृत होगा और क्या होगा? अग्नाशय। और ये क्या करेगा? इसमें अवशोषण भी होगा, स्वांगीकरण एसिमिलेशन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा। ये सारे प्रोसेस किस में चलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के अंदर चलेंगे। पाचक ग्रंथि कौन कौन सी है? लार, यकृत और अग्नाशय। ठीक है। अब सबसे पहले अपन आहार नाल देखें। एंजाइम भी आएंगे तो कुछ एंजाइम की बात देखो। एंजाइम जो होते हैं इनका निर्माण किससे होता है? बहिस्रावी ग्रंथि से होता है। एंजाइम जो है दो ग्रंथियां होती है, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सिलरी ग्लैंड्स होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका निर्माण होता है? हार्मोन। सर्वप्रथम जंतु हार्मोन कौन सा खोजा गया? सिक्रेटिन। कौन सा खोजा गया? सिक्रेटिन। किसने खोजा? स्टार्लिंग ने। सर्वप्रथम पादप हार्मोन कौन सा खोजा गया? ऑक्सीन। कौन सा खोजा गया? ऑक्सीन खोजा गया था। कौन सा खोजा गया था? ऑक्सीन खोजा गया था। अब इसके बाद में अपन बात करें तो एंजाइम जो है वो किन ग्रंथियों से स्रावित होता है? बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। किस रूप में काम करता है? ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? ये जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये किससे निर्मित होते हैं? एंजाइम प्रोटीन निर्मित होते हैं। और इनका कार्य क्या है? जीवों में रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये जीवों में रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन निर्मित होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि होती है। आहार नाल जो होती है, सबसे पहला इसका भाग है आहार नाल। आहार नाल जो होती है ये कितने मीटर होती है? 7 से 8 मीटर लंबी होती है। प्रारंभिक भाग आहार नाल का भोजन अब से सबसे पहले मुख्य गुहा में रखते हैं। तो प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? मुख्य गुहा। और अंतिम भाग जो है वो गुदा के द्वारा, एनस के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। तो अंतिम भाग होता है गुदा। और इसका निर्माण किससे होता है? आहार नाल का निर्माण आ से आहार नाल और आ से आर की एंटीओरोन से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। लंबाई कितनी होती है? 7 से 8 मीटर। प्रारंभिक भाग इसका क्या कहलाता है? मुख्य गुहा। अंतिम भाग इसका क्या कहलाता है? गुदा। इसका निर्माण किससे होता है? आर की एंटीओरोन से इसका निर्माण होता है। मुख्य गुहा को छोड़कर आहार नाल का अधिकांश भाग किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है। मुख्य गुहा जो है वो इसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोमीजो और एंडो तीनों से मिलकर बना होता है। क्योंकि इसमें जीभ भी होती है, दांत भी होते हैं, तालू भी होता है, सब होते हैं। इसके अलावा आहार नाल के प्रत्येक भाग, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय जो भी आएंगे, ग्रहणी वगैरह, सब किससे निर्मित होते हैं? एंडोडर्म से निर्मित होते हैं। तो लंबाई कितनी होती है? 7 से 8 मीटर। प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? मुख्य गुहा। अंतिम भाग क्या कहलाता है? गुदा। इसका निर्माण किससे होता है? आ से आहार नाल, आ से आर की एंटीओरोन से। उसके बाद में इसका
मुख गुहा को छोड़कर सभी भाग किससे बनता है? एंडोडर्म से। इसका लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। छोटी आंत नाम की छोटी है क्योंकि इसका व्यास क्या होता है? छोटा होता है, परंतु लंबाई में सर्वाधिक कौन होती है? छोटी आंत होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अन्य भागों से इसका कितने गुना ज़्यादा होता है? 600 गुना ज़्यादा होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। छोटे छोटे इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत की जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादा ही क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। और ये कितनी होती है? 5 से 5.5 मीटर होती है। और सबसे इसका इसका चौड़ा भाग जो होता है, तो लंबा भाग कौन सा हो गया? छोटी आंत। प्रारंभिक भाग क्या हो गया? मुख गुहा। अंतिम भाग क्या हो गया? गुदा। चौड़ा भाग क्या होता है? आमाशय स्टोमक थैले समान भाग होता है। आमाशय में कर्माकुंचन गति तेज होती है, जबकि मलाशय में कैसी होती है? धीमी होती है। आमाशय में कर्माकुंचन गति कैसी होती है? तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंजाइम वगैरह पाए जाएंगे, तो यहाँ कर्माकुंचन गति तेज होगी, पाचन प्रक्रिया तेज होगी। जबकि मलाशय में क्या होती है? धीमी। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्माकुंचन गति तेज कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? आमाशय में। और धीमी कहाँ होती है? मलाशय में। आशय आशय आ रहे हैं। अ से अधिक होती है और मलाशय से जो है वो कम होती है। अपेंडिक्स जो होती है, जिसको अंधनाल कहा जाता है, ये क्या है? अवशेषी अंग है, क्योंकि अपेंडिक्स का उपयोग सेलुलोज पाचन में किया जाता है। खरगोश जो है शाकाहारी होते हुए भी इसमें जो है वो अपेंडिक्स क्या होते हैं? अवशेषी अंग होती है, क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स नहीं करती है। इसका पाचन जो है वो कौन नहीं करती है? अपेंडिक्स नहीं करती है। पेयर पेचेस जो होते हैं छोटी आंत में होते हैं। कहाँ होते हैं? छोटी आंत में। अपेंडिक्स, टॉन्सिल, प्लीहा, लिफेंटिक ग्रंथि, ये कैसे अंग हैं? द्वितीय लसिकांग होते हैं। कैसे होते हैं? द्वितीय लसिकांग होते हैं। अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि कैसे लसिकांग है? प्राथमिक लसिकांग है। अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि कैसे लसिकांग है? प्राथमिक लसिकांग है। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको शॉर्ट में देखो। सबसे पहले क्या देखा है? आहार नाल। आहार नाल जो होती है कितनी मीटर होती है? 7 से 8 मीटर। प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा। अंतिम भाग क्या कहलाता है? गुदा। लंबा भाग क्या कहलाता है? छोटी आंत। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। चौड़ा भाग कौन सा होता है? आमाशय। कैसा होता है? थैलेनुमा। अवशेषी अंग कौन सा होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसा अंग है? द्वितीयक लसिकांग है। अपेंडिक्स के साथ में और कौन कौन से होते हैं? प्लीहा, टॉन्सिल, पेयर्स पेचेस, लिम्फेटिक ग्रंथि द्वितीयक लसिकांग होते हैं। प्राथमिक कौन से होते हैं? अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि प्राथमिक लसिकांग होते हैं। इसके बाद कर्माकुंचन गति तेज कहाँ पर होती है? आहारनाल में, आमाशय में। और धीमी कहाँ होती है? मलाशय में। धीमी कहाँ होती है? मलाशय में होती है। अभी तक ये पढ़ा है अपन ने। और आहार नाल का निर्माण किससे होता है? आर की एंटीओरोन से। किससे होता है? आर की एंटीओरोन से होता है। इसके बाद आहार नाल के भाग देखेंगे अपन। तो आहार नाल के भाग में सबसे पहले ये क्या होता है? मुख होता है। मुख जो है, इसके बाद मुख में यहाँ क्या बनेगी? मुख गुहा। मुख गुहा बाद में ये यहाँ पर दो छिद्र होते हैं। उसके बाद में मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से बाद में ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से कहाँ जाता है? कृषिका में। कृषिका से ये कहाँ पहुँचता है? थैलेनुमा संरचना आमाशय में। आमाशय के बाद में इस तरह से यहाँ होती है छोटी आंत, उसमें पहुँचता है। छोटी आंत के बाद में ये पहुँचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद में ये पहुँचता है गुदा में। कहाँ पहुँचता है? गुदा में। तो मुख, मुख से मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से कृषिका,
ग्रसिका से यहाँ पर आमाशय, आमाशय के बाद में इस तरह से ये होती है छोटी आंत, छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत, और बड़ी आंत से बाद में ये अपेंडिक्स गुदा यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है? ये हमारा मुख है। क्या है? मुख। इसके अंदर क्या होते हैं? ये दांत होते हैं इस तरीके से। दांत, अपना मुख गुहा खोल के देखो, उसके अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है, जीभ से क्या निकलती है? लार निकलती है। और क्या होता है? ऊपर तलवा यानी पैलेट होता है, टीथ होती है, टीथ होते हैं, लार होती है सलाइवा, और जीभ टंग होती है। मुख गुहा के बाद में भोजन कहाँ जाता है? ग्रसनी में। ग्रसनी का यहाँ पर भोजन और श्वसन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है, दो छिद्र होते हैं, वो होती है ग्रसनी। यहाँ पर एक जो है वो ट्रैफिक पुलिसमैन जिसको कहते हैं घाटी द्वार एपिग्लोटिस होता है, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और ऊपर की तरफ जो है वो यवला लटका रहता है। क्या लटका रहता है? जो लटक रहा है ना, नासा द्वार जहाँ खत्म होते हैं वहाँ पर यवला लटकता है। यह यवला क्या करता है? भोजन को नाक में जाने से रोकता है, भोजन व पानी को। इसके बाद में ग्रसनी हो गई, फेरिंग्स। उसके बाद में आती है ग्रसिका। ग्रसिका जो होती है ईसोफेगस, अग्र ग्रसिका, अग्र। उसके बाद में मध्य, और ये पश्च जो जुड़ी रहती है आमाशय से। तो अग्र और मध्य क्या कर, अग्र में ऐच्छिक क्रिया और लास्ट में अनैच्छिक क्रिया, और बीच का इधर की भी करेगी और इधर की भी, यानी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रिया करती है मध्य भाग। तो अग्र ऐच्छिक पेशी उपस्थित, मध्य में ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी उपस्थित, पश्चिम में अनैच्छिक पेशी उपस्थित होती है। आमाशय स्टोमक के 3 भाग होते हैं। यह आमाशय स्टोमक की संरचना होगी। तीन भाग हो गए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक होती है। जुगाली करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स। और उसमें आमाशय बंटा होता है 4 भागों में। कितने भागों में? 4। मनुष्य में कितने भागों में है? 3 भागों में। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इनका सबका डिटेल में देखेंगे। पहले किसमें क्या क्या भाग है वो देख लें। इसके बाद में छोटी आंत। छोटी जो है वो चाची क्या बजाती है? डीजे आने पर नाचती है। छोटी चाची डीजे आई। छोटी चाची, छोटी के क्या आया? डीजे आया। छोटी के क्या आया? डीजे आया। तो डी यानी डेडुनम, जे यानी जेजुनम, आई यानी इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम कितनी लंबाई होती है? 25 सेंटीमीटर। जेजुनम 2.5 मीटर। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। और जो इलियम है वो कितनी होती है? 3.5 मीटर होती है। ग्रहणी सबसे लंबी होती है और इसमें ही सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी याद क्या रखोगे? डी जे आई। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम ग्रहणी, मध्यांत्र और शुद्धांत्र। डेडुनम जो है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम 2.5 मीटर, इलियम 3.5 मीटर। सर्वाधिक पाचन किस में होता है? डेडुनम में होता है। और डेडुनम कितना होता है? 25 मीटर होती है, सेंटीमीटर। ये होती है 25 सेंटीमीटर। और जेजुनम 2.5 मीटर और इलियम 3.5 मीटर। जो ये डेडुनम है इसमें किसका अवशोषण होता है? कैल्शियम व आयरन का क्या होता है? अवशोषण। डेडुनम में किसका अवशोषण होता है? कैल्शियम और आयरन का क्या होता है? अवशोषण होता है। छोटी आंत के बाद में किस में जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है ये कितनी होती है? 1 to 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत कितनी होती है? 1 to 1.5 मीटर होती है।
और बड़े चाचा चाची राजी होते हैं। छोटी के तो क्या आया था, डीजे आया था, बड़े के चाचा चाची राजी। सी यानी सिक्का, दूसरे सी यानी कोलन, और तीसरे आर यानी रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम क्या होता है, अवशेषी अंग होता है मनुष्य में, अवशेषी होता है मनुष्य में। कोलन में उपापचय अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जल का क्या होता है, अवशोषण। कोलन में क्या होता है, उपापचय अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जल का अवशोषण कौन करती है, कोलन। कौन करती है, कोलन। रेक्टम, मलाशय। रेक्टम, मलाशय, यह जल और कुछ औषधियों का क्या करती है, अवशोषण। यह जल और कुछ औषधियों का क्या करती है, अवशोषण करती है। बड़ी आंत होती है 1 to 1.5 मीटर होती है। सिक्कम अवशेषी मनुष्य में होती है। कोलन जो है वो उपापचय अभिक्रिया के दौरान जल का अवशोषण करती है। रेक्टम, मलाशय, यह जल और कुछ औषधियों का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक, ये हो गए प्रमुख अंगों के बड़ी बड़ी बात। अब कुछ मेन 4-5 पॉइंट और हैं, वो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो मुख गुहा में सर्वप्रथम किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। ग्रसनी, ग्रासनाल, मलाशय में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसनी, ग्रसनाल, ग्रसनी, ग्रासनाल, मलाशय में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। आमाशय में अम्लीय, ऐसे आमाशय, ऐसे अम्लीय माध्यम में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। छो और क्षारीय, छो और क्षारीय, तो छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। आमाशय में अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है, और छोटी आंत में क्षारीय भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। क्विक रिवीजन दिस बैच। ये देखो, क्या पढ़ा है, आहार नाल के भाग। आहार नाल के भाग में क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार और क्या होता है, तालु। फिर बात की है अपन ने ग्रसनी की। ग्रसनी जो है वो भोजन व श्वसन का क्या होता है, उभयनिष्ठ मार्ग। फिर आती है ग्रसिका। 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में जो है वो ऐच्छिक पेशी, मध्य में ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशी, ग्रसिका में ऐच्छिक अनैच्छिक पश्च में अनैच्छिक पेशी होती है। इसके बाद आमाशय में जो चयाकार का होता है, थैलेनोमस रचना, कार्डियक, पाइलोरिक और कार्डियक फंडिक पाइलोरिक होता है। जुगाली करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स। ये भी एग्जाम में आया था, पीछे जो एग्जाम हुआ था पशु परीक्षर का, उसमें। छोटी आंत, छोटे चाचा चाची, क्या छोटे की क्या आई थी, डीजे आया था। क्या आया था, डीजे। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जेजुनम 2.5 मीटर, और ये 3.5 मीटर। इलियम। डेडुनम में सर्वाधिक पाचन होता है, और सर्वाधिक ये क्या होती है, लंबी होती है। कैल्शियम व आयरन का अवशोषण होता है। इसके बाद में आती है बड़ी आंत। क्या आती है, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो 1 to क्या होती है, 1.5 मीटर होती है। और चाचा चाची राजी। सिकम, कोलन, रेक्टम। सिकम में जो है वो क्या होता है, अवशेषी अंगी होता है। कोलन जो होता है उपापचय क्रियाओं के दौरान जल का अवशोषण करती है। और रेक्टम जो है यहाँ पर मलाशय में, यहाँ पर जल व कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। ग्रसनी, ग्रासनाल और मलाशय में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। मुख गुहा, आमाशय, आ से आमाशय और अ से अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। और छोटी आंत, छोटी क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है। तो ये थी इस पेज की पूरी कहानी। अगला देखो आगे। छोटी आंत, पित्त रस, अग्नाशयी आंतरीय रस पाचन में मदद करते हैं। छोटी आंत होती है पित्त रस और अग्नाशयी आंतरीय रस।
छोटी आंत में पित्तरस होता है, अग्नाशयी रस, छोटी आंत, पित्तरस, अग्नाशय और आंतरीय रस किसमें मदद करते हैं? पाचन में मदद करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे दांत, टीथ। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी का कहते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोमीजोडर्मल से हुई है। दांत की उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोमीजोडर्मल से दांत की उत्पत्ति हुई है। इसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। कैल्शियम पर होता है 2+, फॉस्फेट पर होता है 3-। इसके सिर का इसके पैर में, इसके सिर का इसके पैर में, तो क्या बन गया? CA3PO4 2। तो दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोमीजोडर्मल से होती है। कुल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अस्थायी व द्विबार दंती दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। स्थायी दांतों की संख्या यदि पूछ ले तो कितनी होती है? ऑप्शन में 32 उत्तर होता है, तो 32 आंसर होकर एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। स्थायी दांतों की संख्या 32। अस्थायी दांत का कहे तो कितने होते हैं? 20। जो 2 बार आते हैं द्विबार दंती, एक बार आते हैं उनको क्या कहते हैं? एक बार दंती। वो कितने होते हैं? 12। कुल दांत कितने होते हैं? 32। दांत जो होते हैं मनुष्य के, वे कैसे होते हैं? ये अपने दांत, ये है मुंह, ये मुख में है दांत, मसूड़े हैं। तो मसूड़ों के अंदर दांत घुसे हुए होते हैं, तो क्या कहते हैं? गर्त दंती। क्या है? गर्त दंती एंड थीकोडेंट। थीकोडेंट। 2 बार दांत आते हैं तो क्या कहते हैं? द्विबार दंती। क्या कहते हैं? द्विबार दंती, यानी डिफायोडेंट। डिफायोडोंट। और दांत क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, यानी समान नहीं होते, असमान, विषम होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। तो दांत कैसे कैसे होते हैं? थीकोडोंट। क्या होते हैं? थीकोडोंट, हेटेरोडोंट और डिप्लोडोंट। गर्तदंती, गर्त में घुसे हुए, 2 बार आते हैं द्विबार दंती, और विषम होते हैं तो हेटेरोडोंट होते हैं। तो दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफोडोंट। अब बात करते हैं दांत के स्ट्रक्चर की। ये दांत की है संरचना। ठीक, यह दांत, ये अपने मसूड़े के अंदर घुसा होता है दांत, ये दांत। इसका बाहर की कवच होती है इनेमल। ये इनेमल क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम लवण होता है, इसमें 96% ज़्यादा होता है। और यह एमाइलोब्लास्ट है। ये क्या है? एमाइलोब्लास्ट है। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोडर्म से। दांत क्या होते हैं? एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। तो इनेमल की उत्पत्ति तो हुई है एक्टोडर्म से, और डेंटिन की उत्पत्ति हुई है मीजोडर्म से। तो एक्टोमीजोडर्म हो गया। ई को ई यानी इनेमल, ए यानी एक्टोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में एमाइलोब्लास्ट कोशिका है। क्या है? एमाइलोब्लास्ट कोशिका है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोडर्म से। ये एमाइलोब्लास्ट कोशिका है। देखो, ई से इनेमल, ए से एमाइलोब्लास्ट, ए से एक्टोडर्म है। इनमें जो है वो कैल्शियम लवण कितना होता है? 96% होता है। और कैसा पदार्थ होता है? कठोर पदार्थ होता है। पानी कम होता है। 96% कैल्शियम में तो पानी कितना होता है? 4 से 5% होता है। डेंटिन, डेंटिन मतलब याद रखो, डेंटिस्ट होते हैं यानी डॉक्टर। डॉक्टर क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो डेंटिन भी कैसा भाग है? जीवित भाग है। डॉक्टरों के क्या होते हैं? मौज होती है, मजे होते हैं। तो उत्पत्ति क्या हो गई? मीजोडर। क्या हो गई? मीजोडर। और ये किस पे बनी हुई होती है? वो ए से एमाइलोब्लास्ट थी, ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बनती है। किससे बनती है? ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से बनती है।
अब यहाँ पर ये जो है वो निकली होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रीवा। क्या कहते हैं, ग्रीवा। और अंदर जो ये होती है इसको कहा जाता है पल्प केविटी। क्या कहते हैं, पल्प। ये जीवित होता है पल्प, और रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। कभी जब दांत को जो अंदर से फोड़ा जाता है तो रक्त निकलता है, तो ये पल्प जीवित कोशिका होती है। और इसमें क्या होता है, पल्प कैसा होता है, जीवित होता है। और किसका जाल होता है, इसमें रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। यहाँ पल्प के पास में ये जो होती है इन्हें ग्रीवा कहा जाता है। ये क्या होती है, ग्रीवा। और ये जो होते हैं ये होते हैं मसूड़े। क्या होते हैं, मसूड़े। जिंजीवा, जिंजीवा। और ये जो है मसूड़ों के बाद में इसमें यहाँ पर ये क्या होती है, जड़ें। क्या होती है, जड़ें। जड़ों में जो ये छिद्र होता है जिसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल फोरामेन कहा जाता है। इसके खुले रहने से दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। यदि ये खुला रह गया तो दांत जीवन भर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इन्हें जड़ रहित दांत कहते हैं। और ये वृद्धि किन में करते हैं, चूहों में, खरगोश में, जो ये कुतरने वाले जीव होते हैं इनमें दांत वृद्धि करते हैं। इसीलिए तो ये किसी चीज़ को कुतरते हैं, वरना इनके नीचे के दांत या होते हैं लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो ये दांत ऊपर में निकल के इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण ये क्या करते हैं, किसी चीज़ को कुतरते हैं। कुतरने पर ये अपने दांतों की क्या करते हैं, घिसाई करते हैं। क्या करते हैं, घिसाई करते हैं। तो दांतों के बाहर किसकी परत होती है, इनेमल की परत होती है। किसकी परत होती है, इनेमल की परत होती है। दांतों के बाहर इनेमल की क्या होती है, परत होती है। इनेमल क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है, पानी कम होता है। ई से इनेमल, ई से एमाइलोब्लास्ट कोशिका उत्पत्ति किससे हुई है, एक्टोडर्म से। डेंटिन ये क्या होती है, उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। ये कैसा भाग है, जीवित भाग है। और इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। और किस कोशिकाओं से, ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से। फोरामेन खुले रहने पर एपिकल फोरामेन खुले रहने पर दांत जीवन भर क्या करते हैं, वृद्धि। पल्प जो होता है वो जीवित भाग होता है, रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। यहाँ पर ग्रीवा होती है। और ये यहाँ पर क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, मसूड़े। और ये जो जॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। ग्रीवा से निकलते हैं मसूड़े। और ये अंदर का भाग होती है जिसको जड़ कहा जाता है। तो ये हुई दांत की संरचना। अब दंत सूत्र देखेंगे। बच्चों में दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। किशोरों में कितने होते हैं, 28 होते हैं। और वयस्क में कितने होते हैं, 32 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और 12 दांत क्या होते हैं, एक बार दंती होते हैं। और 20 जो अस्थायी दांत है वो द्विबार दंती होते हैं। कुल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। कैसे होते हैं, गर्त दंती थिकोडेंट 2 बार होते हैं तो बाइवेलेंट, डिफोडेंट। और विषम दंती होते हैं तो हेटेरोडोंट। इसके बाद में आता है दंत सूत्र। दंत सूत्र में दांत होते हैं अपने कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, अपने खुद के हाथ लगाते रहना। जो आगे के ऐसे मोटे मोटे दांत होते हैं, ये 4 दांत हैं। ये 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 दांत हैं। तो इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक, ये 8 दांत होते हैं, इन्हें कहा जाता है इंसाइजर। और अपन किसी को भी काटते हैं तो इन आगे के दांतों से ही काटते हैं। और बच्चों में सबसे पहले यही दांत आते हैं। तो इसीलिए जब ये दांत आते हैं तो बच्चे काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। और हाथी के जो बाहर दिखाई देने वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, ये हाथी के सूंड के पास में ये दांत होते हैं। इन दांतों को भी क्या कहा जाता है, इंसाइजर दांत कहते हैं। खरगोश के जो नुकीले दांत होते हैं आगे के, चूहे के नुकीले दांत होते हैं, वो भी कौन से होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं। इन्हें कर्तनक कहा जाता है। ये वयस्कों और बच्चों में दोनों में कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इनका काम क्या है, काटने का। 2/2 गुणे में 2 है, यानी 4 ऊपर और 4
नीचे होते हैं। 8 दांत हो गए। अब अगले है कैनाइन। कैनाइन होते हैं, इन्हीं के पास में जो अपने नुकीले दांत होते हैं, एक इधर होता है और एक नीचे। ये जो 4 दांत होते हैं ये होते हैं नुकीले दांत होते हैं। देखा होगा चीता है, शेर है, जो मांसाहारी होते हैं उनमें दांत लंबे होते हैं और राक्षसों के दांत भी ये लंबे दिखाते हैं। अपन कोई भी चीज़ को फाड़ते हैं, चीरते हैं, तो अपन देखा होगा साइड में से गन्ने को छीलते हैं तो साइड में दांतों में से अपन ले जाकर उस गन्ने को क्या करते हैं, छीलते हैं। तो ये क्या करता है, चीरने का काम करता है। और मांसाहारियों में ये लंबे और नुकीले होते हैं। क्या होते हैं, लंबे और नुकीले होते हैं। इसीलिए मांसाहारी में ये काम आते हैं और मानव में ये कैसे होते हैं, लगभग अवशेषी अंग ही होते हैं। क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। तो 8 और कितने हो गए, 4। अगले होते हैं प्री मोलर दांत होते हैं, उसके बाद में मोलर दांत होते हैं। ये कस्पिड टीथ होते हैं। कैसे होते हैं, कस्पिड टीथ होते हैं और ये गालों के पास होते हैं, इसीलिए इन्हें चिक टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक टीथ, कपोल दांत। और ये एग्जाम में आया था, कपोल दांत कौन से हैं। तो बच्चों में ये कपोल दांत क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि अब बड़ों में ये दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं। उसके बाद मोलर। मोलर जो टीथ होते हैं वो बड़ों में होते हैं, 12 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 12। और जो एक बार दंती होते हैं वो। और बच्चों में ये कितने होते हैं, 8 दांत होते हैं। तो बच्चों में कुल दांत कितने हो गए, 20। 8 और 8 16 और 4 कितने हो गए, 20। और बड़ों में 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32 दांत होते हैं। तो इंसाइजर का काम होता है काटना, कैनाइन का काम होता है चीरना। इन दोनों अग्र च्वर्णक इन प्रीमोलर और मोलर का काम होता है चबाना। प्रीमोलर दांत बच्चों में एब्सेंट होते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम आने वाले दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर। हाथी में दिखावे के दांत क्या होते हैं, इंसाइजर। खरगोश और चूहे के नुकीले दांत कौन से होते हैं, इंसाइजर। मांसाहारियों में दांत कौन से काम आते हैं, कैनाइन। मानव में अवशेषी अंग कौन से दांत हैं, कैनाइन। ये हो गई कपोल दांत कौन से होते हैं, प्री मोलर और मोलर। थर्ड मोलर टीथ किसे कहते हैं, थर्ड मोलर कहते हैं अकल डार्ड को, विस्डम टीथ को। हाथी में दांत कितने होते हैं, 14 होते हैं। और घोड़े और सूअर में कितने होते हैं, 44। सबसे ज़्यादा घोड़े और सूअर में होते हैं 44 दांत। मच्छर में कितने होते हैं, 22। मच्छर में 22, घोड़े और सूअर में 44 और हाथी में होते हैं 14 दांत। मनुष्य में होते हैं 32 दांत। सर्वाधिक दांत घोड़े और सूअर में ही है, 44। इसके बाद में बात करते हैं जीभ की। ये देखो जीभ। तो जीभ जो है ये क्या होती है, अस्थि रहित संरचना होती है। जीभ में हड्डी नहीं होती है, अस्थि रहित संरचना होती है। स्वादंकुरों के कारण कैसी दिखाई देती है, ये दानेदार दिखाई देती है। स्वादंकुरों के कारण कैसी दिखाई देती है, दानेदार दिखाई देती है। और जीभ के ऊपर ऐसे दाने दाने होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वादांकुर। और जब भी बुखार आता है तो ये दाने जो नष्ट हो जाते हैं तो हमें स्वाद का पता नहीं चलता है। तो सांप देखा होगा, जीभ निकालता है तो डबल उसमें से कटिंग दांत होती है, यानी द्विशाखित जीभ पाई जाती है। 2 शाखाएं होती है जीभ की। हमारी जीभ 3 प्रकार के, हमारी जीभ पर पेपिला पाए जाते हैं 3 प्रकार के। ठीक, कौन कौन से होते हैं, सबसे आगे जो गुलाबी गुलाबी टिप दिखती है
ये होती है फंगी फॉर्म, कवक रूपी होती है, जो आगे की जीभ होती है, यहाँ से टिप जो होती है गुलाबी गुलाबी होती है, तो इसको क्या कहते हैं, फंगी फॉर्म। यह कोनिकल गुलाबी होती है और सबसे आगे टिप पर पाई जाती है कवक रूपी फंगी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पाए जाते हैं फीलीफॉर्म। क्या पाए जाते हैं, फीलीफॉर्म पाए जाते हैं। ये सबसे छोटे और संख्या में ज़्यादा होते हैं और कैसे होते हैं, सफ़ेद। यहाँ से अपनी जीभ कैसी दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है। उसके बाद में ये जो वी शेप्ड ऐसे पीछे होती है जीभ, टर्मिनल स्कल्स होती है, वी शेप्ड होती है, और लास्ट में जहाँ से जुड़ी रहती है उसको फोरामेन सिकम कहते हैं। तो 3 प्रकार के पेपिला अपने में कौन से हैं, फंगी, फीली और टर्मिनल होते हैं, सर्कमवेलेट होते हैं। फंगी, फीली और सर्कमवेलेट जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे कम संख्या में 8 से 12 ही होते हैं। क्या होते हैं, संख्या में 8 से 12 होते हैं। आगे फंगी, फिर फील करते हैं तो फीली, और ये क्या होते हैं, सर्कमवेलेट होते हैं। एक जो होते हैं स्वादंकुर बड़े बड़े होते हैं जिन्हें फोलिएट कहते हैं, और ये जंतु जानवरों में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, जानवरों में उपस्थित होते हैं। सर्वाधिक संख्या में फंगीफॉर्म टिप पर होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फीलीफॉर्म, संख्या गुलाबी रंग के होते हैं फंगीफॉर्म, और सर्कमवेलेट्स होते हैं बड़े और सबसे कम होते हैं। वी शेप्ड होती है जिसको टर्मिनल सॉल्कस कहा जाता है, और पीछे होता है फोरामेन सिकम। तो जीभ अस्थिरही संरचना है। जीभ पर स्वादंकुर के कारण दानेदार दिखाई देती है। सर्प में कैसी होती है, द्विशाखी जीभ पाई जाती है। हमारी जीभ पर 3 प्रकार के पेपिला होते हैं, फंगीफॉर्म जो कि कॉनिकल होते हैं, गुलाबी टिप पर होते हैं, कवक सबसे छोटे फीलीफॉर्म होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, सफ़ेद होते हैं, और सर्कमवेलेट सबसे बड़े होते हैं, संख्या में 8 से 12 ही होते हैं। इसके बाद में आता है जीभ का स्वाद। जीभ है, तो अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो पहले मीठा खाते हैं, तो जीभ का अग्रभाग कैसा बताता है, मीठा स्वाद। शादी में जाते ही क्या कहते हैं, मिठाई सबसे पहले लेते हैं, तो ये क्या होता है, मीठे स्वाद को बताता है। फिर अपन जो नमकीन होती है, खटाई होती है, उनको क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं कि बाद में लेंगे। तो पार्श्व में होता है खट्टा और नमकीन भाग, और जब इंसान खूब खा लेता है तो पीछे से कड़वी बातें बोलती है, तो ये पीछे वाला भाग होता है कड़वा स्वाद देता है। कैसा देता है, कड़वा। और एकदम बीच में होता है स्वादहीन। कैसा होता है, स्वादहीन होता है। तो अग्रभाग मीठा, पश्च भाग कड़वा, साइड में नमकीन और खट्टा स्वाद देता है, बीच में कैसा होता है, स्वादहीन होता है। संधियुक्त वाणी किस में उपस्थित होती है, तो मनुष्य में होती है, क्योंकि अपनी जीभ नीचे से जुड़ी हुई होती है। यह हुआ दांत और जीभ पूरी, मुख हुआ पूरी। अब आती है सैलाइवा, लार। मुख हुआ अगला भाग है लार, सैलाइवा। कितने जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, और लार बाहर गिरती है तो बहिस्रावी होती है। कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि है, और इसमें पानी कितने % होता है, 99। एंजाइम पानी होता है 99% और एंजाइम होता है 1%। जीभ से लार पर डे कितनी बनती है, 1.5 लीटर पर डे क्या बनती है, लार बनती है। और यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जो क्या होते हैं, जीवाणुओं का नाश करते हैं, नहीं जीवाणु नाशक होते हैं। टाइलिन और एमाइलेज जो होते हैं वो 30% स्टार्च को किस में बदलते हैं, माल्टोज में। टाइलिन और एमाइलेज जो है ये 30% स्टार्च को किस में बदलते हैं, माल्टोज में बदलते हैं। 30% स्टार्च को किस में बदलते हैं, माल्टोज में बदलते हैं। और स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, और माल्टोज एक प्रकार का कैसा सेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। कैसा सेकेराइड है, डाइसेकेराइड। टाइलिन एमाइलेज ये 30% स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। लाइसोजाइम कैसा होता है, जीवाणुनाशक। लार कितनी बनती है, 1.5 लीटर पर डे। लार की जो है वो पीएच कितनी होती है, लार की पीएच होती है 6.8 से कम होती है, 6.8 से कम होती है।
यदि लार की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है, दांत खराब होने लग जाते हैं। डेंटल डीके, डेंटल केरीज और ओरल कैंसर की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। और लार कैसी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। और कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम ला से लार, ला से लाइसोजाइम। और दूसरा कौन सा है, टाइलिन यानी एमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। स्टार्च होती है पॉलीसेकेराइड और माल्टोज होती है डाइसेकेराइड। माल्टोज होती है जो कि शर्करा कहा जाता है। अब लार ग्रंथियाँ देखेंगे। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी थी। एक तो होती है पेरोटिड, दूसरी होती है सबलिंगुअल, तीसरी होती है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी यानी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलरी। इसके बाद में अपन देखें पेरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। पेरोटिड अपन किसी के कान पे मारते हैं तो वो इंसान दूसरे के जाके पैरों में गिर जाता है, तो कान के पास में पैरों में गिर गया तो क्या होगी, पेरोटिड। और पैर हम किसी बड़े आदमी के पकड़ते हैं तो ये क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ से जो नलिका निकलती है वो स्टेंसन डक्ट निकलती है। उस नलिका को क्या कहते हैं, स्टेंसन डक्ट कहते हैं। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पेरोटिड कहाँ होती है, कान के पास। कैसी होती है, बड़ी होती है। नलिका इसकी होती है स्टेंसन डक्ट। नलिका क्या होती है, स्टेंसन डक्ट। सबलिंगुअल अधोजीवा, अधोजीवा, जीवा आ रही है ना, यानी जीभ के नीचे होती है। कैसी होती है, जीभ के नीचे होती है। वो पेरोटिड एसपी साहब होते हैं, एसपी साहब। तो पेरोटिड जो होती है वो स्टेंसन डक्ट के नलिका, इसकी नलिका क्या कहलाती है, स्टेंसन डक्ट नलिका कहलाती है। और अधोजीवा जीभ के पास में यहाँ से निकलती है बार्थोलिन डक्ट। जीभ के पास से, अधोजीवा के पास से नलिका निकलती है, वो कौन सी होती है, बार्थोलिन डक्ट होती है। और ये मनुष्य में उपयोगी नहीं होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है। अधोजीवा जीभ के नीचे, नलिका बार्थोलिन डक्ट, और मनुष्य में उपयोगी नहीं होती है। इसके बाद में सब मैक्सिलरी यानी सब मैंडिबुलरी। तो ये क्या होती है, मैंडिबल कहाँ हड्डी होती है, जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर स्थित होती है, इसे कहते हैं सब मैंडिबुलरी। और इसकी नलिका होती है वाहटन। क्या होती है, वाहटन। पैरों में, पैर पर सन खड़ा तो स्टेंसन डक्ट। जीभ के नीचे बार्थो, जीभ के नीचे बैथी है तो बैथी से बार्थोलिन डक्ट। और जो जबड़े होते हैं, मसूड़े कैसे होते हैं, वाइट। तो वाइट से याद रख लो, होते नहीं है परंतु याद रखो वाइट। तो वार्टन नलिका, कौन सी नलिका है, वार्टन नलिका होती है। मनुष्य में उपयोगी कौन सी नहीं होती है, सबलिंगुअल उपयोगी नहीं होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं तालु। तालु जो होता है इसमें कौन कौन सी अस्थि होती है, तालु में जो देखो कठोर अग्रभाग होता है, कठोर तालु होता है। पश्च भाग होता है कोमल तालु। पश्च भाग क्या होता है, कोमल तालु। और अग्रभाग होता है कठोर तालु। अग्रभाग में होता है पीएमपी। अग्रभाग में क्या होती है, पीएमपी, प्री मैक्सिला, मैक्सिला पैलेंटाइन अस्थि। प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि। प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि कठोर तालु पर तालु वाली उपस्थित होती है, जो भोजन को चबाते समय बाहर गिरने से रोकती है। कठोर तालु पर क्या होती है, तालु वाली उपस्थित होती है, जो भोजन को चबाते समय बाहर गिरने से रोकती है। भोजन भाई मुंह में होता है, बाहर गिरने से कौन रोकती है, तालु वाली रोकती है। और अग्रभाग में क्या उपस्थित होती है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि। प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि कहाँ होती है, ताल। मैक्सिमम ताल मिलाओ, मैक्सिमम क्या मिलाओ, ताल मिलाओ। मैक्सिमम ताल, तो ताल से याद रखो मैक्सिमम ताल, ताल से तालु। मैक्सिमम से याद रखो प्री मैक्सिला और मैक्सिला। और टाइम के साथ मिलाओ तो टाइम से याद रख लो पैलेंटाइन। देखो मैक्सिमम ताल मिलाओ वरना तुम्हारे पैलेंटी लगेगी, क्या लगेगी, पैलेंटी। तो ताल से तालु, मैक्सिला से प्री मैक्सिला और मैक्सिला।
और पेलेंटी लगेगी तो पेलेंटाइन अस्थि। कठोर तालु पर क्या उपस्थित होती है? तालु वाली उपस्थित होती है जो भोजन को गिरने से रोकती है। और अग्रभाग कठोर होता है और पश्च भाग कैसा होता है? कोमल। कोमल क्यों होता है? क्योंकि इसमें अस्थि होती नहीं है। और मुख गुहा में लटका हुआ जो ऊपर का भाग होता है उसे उबुला, यवला या विलम पैलेटाई कहा जाता है। और यह भोजन निगलते समय अंत्यनासा छिद्र, जो नाक यहाँ खत्म होते हैं, कभी कभार अपन नाक में दवाई डालते हैं तो वो कहाँ आती है? मुंह में आती है, नहीं आती है। और जुकाम लगने पर भी अपने जो है वो मुंह में आता नहीं आता कुछ पदार्थ। तो ये क्या होते हैं? अंत्यनासा छिद्र के पास में यहाँ पर एक घंटीनुमा संरचना लटक रही है जिसको यवला कहते हैं, यवूला। और इसको वेलम पैलेटाई भी कहा जाता है। तो ये भोजन को निगलते समय इसको नासा छिद्र को क्या कर देता है? बंद कर देता है, ताकि भोजन कहाँ नहीं जाए? नाक में ना जाए। आगे जो है वो होती है ग्रसनी। क्या होती है? ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो है वो भोजन व श्वसन का क्या होती है? उभयनिष्ठ मार्ग होती है। ये ग्रसनी होती है, ये भोजन और श्वसन का उभयनिष्ठ भाग होती है। इस ग्रसनी के ऊपर एक घाटी द्वार पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। और ये ग्रसनी जो होती है ये क्या होती है? जंक्शन बिंदु होती है, चौराहा होती है। यहाँ से दो नासक ये जा रहे हैं और मुख के अंदर जाता है और नाक के अंदर जाता है, तो ये क्या होता है? चौराहा। और चौराहे पर खड़ा रहता है ट्रैफिक पुलिसमैन, और वो ट्रैफिक पुलिसमैन है एपिग्लोटिस। कौन है? एपिग्लोटिस। और सबसे लंबी ग्रसनी किसमें होती है? जिराफ में होती है। किसमें होती है? जिराफ में होती है। उसके बाद में आती है ग्रास नाल, जिसमें कर्मांकुंचन गति होती है, पाचन नहीं होता है। ये ग्रसनी को किससे जोड़ता है? आमाशय से जोड़ता है। ग्रसनी को किससे जोड़ता है? आमाशय से जोड़ता है। आमाशय के भाग अपन ने पहले ही देखे थे, क्या होते हैं? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होते हैं। कहाँ कहाँ कार्डियक, कहाँ फंडिक और कहाँ पाइलोरिक। तो ये रहा कार्डियक भाग, ये रहा फंडिक भाग और ये रहा पाइलोरिक भाग। यहाँ से जो ग्रासनाल है, ये इस ग्रासनाल से ग्रसनी ग्रासनाल। उसके बाद आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रहता है। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे तक भोजन रहता है। और यहाँ पर एक्ट्रिक याद रखना, पोहा काइम है। पो से प्रोटीन का पाचन होता है, आ से आमाशय में, और आमाशय में पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। एक तो होता है बोलस, एक होता है काइम और एक होता है काइल। बोलस मुख में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। पोआ काइम है, तो आमाशय में पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम। छोटी ईल, ईल की मात्रा आ रही है, ईल किस में आ रहा है? काइल। या छोटी के पीछे घायल है, कायल है, तो काइल। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। आमाशय में जो रस होता है इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस कहा जाता है। पाइलोरिक वाल्व, यहाँ पर इसके बाद में जो है वो ये भोजन जो है वो पाइलोरिक, यहाँ पर पाइलोरिक होता है, तो पाइलोरिक वाल्व की सहायता से भोजन छोटी आंत में जाता है। और यहाँ के ऊपर क्या होता है? पेनक्रियाज भी होता है। क्या होता है? पेनक्रियाज भी होता है। यहाँ क्या होता है? पेनक्रियाज भी होता है। ये ऊपर की ओर होता है, जिसको अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बाद जठर रस। जठर रस में कितने % पानी होता है? जठर रस में 98% क्या होता है? पानी होता है। जठर रस की pH होती है 0.9 से 1.5। जठर रस में जो HCl होता है वो भोजन को सड़ने से बचाता है। कैसा होता है? जीवाणुनाशक होता है। और ये क्या प्रदान करता है? अम्लीय माध्यम, क्योंकि HCl है, अम्लीय होता है। और ये निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। 98% पानी होता है। pH होती है 0.9 से 1.5 होती है। इसमें HCl होता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, जीवाणुनाशक होता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। इसके बाद में आता है नेज कारक, जिसको जठर रस में कौन सा कारक आता है? नेज कारक।
इंट्रिसिक कारक, ये नेज कारक विटामिन B12 का क्या करता है, अवशोषण। नेज क्या करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करता है। और इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो याद रखना RLP, क्या याद रखोगे, RLP। आर यानी रेनिन, तो प्रोरेनिन। एल से याद रखोगे लाइपेज, क्या याद रखोगे, लाइपेज। और पी से क्या याद रखोगे, पेप्सिनोजन, क्या याद रखोगे, पेप्सिन। पी से पेप्सिन, एल से लाइपेज और आर से रेनिन एंजाइम। तो रेनिन को प्रोरेनिन बदलेगा, पेप्सिन को पेप्सिनोजन बदलेगा, और लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या करता है, वसा को किसमें तोड़ता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और ये प्रक्रिया कहलाती है इमल्सिफिकेशन। और रेनिन किसमें पाया जाता है, दूध में, तो ये केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय